ये है ये पूरा मैक्सिम, इसको वैसे यूट रेस्ट मेजस रूल बोला जाता है, बट द फुल मैक्सिम इज यूट रेस्ट मेजस वैलिएट क्वम पैरिएट। सुना है कभी? नहीं, ऊपर से चला गया। क्या होता है ये? नहीं सुना? क्या मतलब होता है इसका? कुछ भी इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता है? किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं? यूट्रेस मेजस रूल हम क्यों यूज करते हैं? आप लोगों ने नवतेज सिंह जौहर जजमेंट पढ़ा है? सबको पता होगा। जजमेंट नहीं पढ़ा बट पता तो होगा। नवतेज सिंह जौहर केस वेरी फेमस। क्यों फेमस है? व्हाई? That is section 377 of IPC was declared to be unconstitutional. Yes or no? क्यों unconstitutional? Because it was against Article 14, right to equality, Article 19, freedom of speech and expression, sexuality is also a form of expression, और जब 14 और 19 के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट होगा। इट्स अ गोल्डन ट्रायंगल। तो आर्टिकल 21 में हम राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं, सो इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑल्सो। और इसीलिए नवतेज सिंह जौहर में क्या बोला गया था? दैट सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा जोसेफ श्राइन जजमेंट। ये भी फेमस केस है आईपीसी का ही, जिसमें the offense of adultery was again held unconstitutional. Why? Because again it is against Article 15, that is discrimination on the basis of gender. Yes or no? Article 15 के अगेंस्ट था, इसीलिए अब जो आप बीएनएस पढ़ते हो क्या उसमें सेक्शन 377 है? क्या उसमें अडल्ट्री का ऑफेंस है सेक्शन 497 आईपीसी जो हुआ करता था? है क्या? नो। क्यों? क्योंकि जब आईपीसी था तब इन दो जजमेंट से इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ साउंड रीजंस एंड ग्राउंड्स। अब वो नहीं है हमारे लॉ में। लेकिन बाय चांस अगर नवतेज सिंह जौहर केस या जोसेफ श्राइन केस नहीं आता तो हम अपनी मर्जी से उसको बोल सकते थे क्या कि नया लॉ बनाएंगे तो इसको इसमें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट हमें पढ़ के लग रहा है कि इट इज फ्यूटाइल प्रोविजन, इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। क्या आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोविजन को इनऑपरेटिव, नल, फ्यूटाइल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो? नो। वही मीनिंग है इस रूल का। इस रूल का मीनिंग है दैट अ प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज पेरिश्ड। पेरिश का मतलब होता है, व्हाट इज पेरिश? पेरिशेबल। पेरिश मतलब कोई चीज खराब हो जाना, दैट इज पेरिश। मतलब अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन है जिसके दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस है, ऑफ कोर्स दो पॉसिबल होंगे क्योंकि लिटरल रूल अप्लाई नहीं होता है, तभी हम इन सब पे आते हैं। अगर लिटरल रूल के अकॉर्डिंग वर्ड्स क्लियर होते तो हम इस पे नहीं आते। हम इस पे तभी आते हैं जब वर्ड्स, हमने जब ग्रामेटिकल, नेचुरल, प्लेन मीनिंग देखा तो एक पर्टिकुलर प्रोविजन के दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रहे थे। अब दोनों में एक प्रिंसिपल तो ऐसा था या एक इंटरप्रिटेशन ऐसा था विच वॉज गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन, और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऐसा था विच वॉज मेकिंग द प्रोविजन टू बी नल, वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनऑपरेटिव, फ्यूटाइल और पेरिश। तो आपको क्या लगता है, हमें वो इंटरप्रिटेशन चूज करना चाहिए विच गिव्स इफेक्ट टू द प्रोविजन और विच गिव्स इफेक्ट टू द लॉ, या हमें वो इंटरप्रिटेशन चूज करना चाहिए विच मेक्स द प्रोविजन, विच मेक्स द लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, void, null,
इनएप्रोप्रिएट, इनऑपरेटिव, पेरिश, क्या करना चाहिए? एग्जीक्यूशन वाला या इन एग्जीक्यूशन वाला? एग्जीक्यूशन वाला। क्यों? क्योंकि जब भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाते हैं, लॉ पढ़ते से एक बार में क्या हम बोल सकते हैं इसके 10 सेक्शंस जो हैं वो तो फ्यूटाइल है। क्यों? क्योंकि उनके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं है। क्योंकि उनके वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनको पेरिश कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं, उनको फ्यूटाइल या इनऑपरेटिव कर देते हैं। क्या ये बोलना सही होगा? नो, बिकॉज अगर लेजिस्लेचर कभी भी कोई लॉ बनाते हैं और किसी लॉ में अगर लेजिस्लेचर ने 50 प्रोविजंस इनैक्ट किए हैं, देन देयर हैज टू बी अ पर्पस, देयर हैज टू बी अ लेजिस्लेटिव इंटेंट। क्या लेजिस्लेचर कभी भी ऐसा लॉ बना सकते हैं कि चलो बना तो देते हैं, फिर जो भी इसको पहली बार पढ़ेगा या इंटरप्रेट करेगा इसमें से 20 को इनऑपरेटिव कर दे, पर हम बना देते हैं, कोई नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? लेजिस्लेचर लॉ बना रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें पता है ये इनऑपरेटिव है, बट बना देते हैं, जिसको इनऑपरेटिव करना होगा वो कर देगा, होगा तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल आगे जाके कोर्ट्स डिक्लेयर कर देंगे, हम तो बना देते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? नो, दे मेक द लॉज, दे चूज द वर्ड्स वेरी केयरफुली। बाय चांस अगर कोई, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो ह्यूमंस टेंड टू मेक मिस्टेक्स। बाय चांस उनसे कोई मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्रोविजन, उसको हमने सारे मीनिंग देने की कोशिश करी बट कोई पॉसिबल एग्जीक्यूटेड मीनिंग उस पर फिट नहीं हो रहा था, उसको हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनली करना पड़ेगा, तो फिर कोर्ट्स उसको अपने एडजुडिकेशन मींस केसेस के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। यस और नो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय ये सोचें कि हम बना देते हैं, कल को जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना होगा वो कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नेवर। आप लोगों ने हमेशा आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, दैट ईच एंड एवरी लॉ शुड अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, which infringes the rights given under part 3, that law either pre-constitutional or post-constitutional should be inoperative. Yes or no? क्या वो स्टार्टिंग से इनऑपरेटिव होगा? नो, उसको इनऑपरेटिव, जिसको हम बोलते हैं नवतेज सिंह जोहर या जोसेफ श्राइन जजमेंट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो डिक्लेयर कर दिया दैट डज नॉट मीन कि लेजिस्लेचर की लॉ बनाते समय इंटेंशन थी कि हम तो बना देते हैं, कल को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाएगा, या फिर इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको नलिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दैट इज नेवर द इंटेंशन, बिकॉज जब भी लॉज बनाए जाते हैं द लेजिस्लेचर ऑलवेज हैज द इंटेंशन ऑफ इनैक्टिंग परमानेंट लॉज, कि आज अगर बना है तो वो सोसाइटी पे रहे। हाँ, सोसाइटी चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इस लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ ओमिशन करना होगा, रिपील करना होगा, वो कर देंगे, बट लॉ बनाते समय दे आर नेवर दैट नेगेटिव कि हमें क्या, हम तो बना देते हैं जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको फ्यूटाइल करना होगा। हाँ, ये दिख रहा है कि ये जो प्रोविजन है इट इज अ नलिटी, हमें दिख रहा है कि ये जो प्रोविजन है इट इज इनऑपरेटिव, बट हम इसको इनैक्ट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। The legislature always makes the laws according to the behavior or the trend of the society. And thus, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है लॉज में अमेंडमेंट्स आते हैं। वो अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर उनको पता है कि आगे जाके इसको कोई ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर ही देगा, हमारा क्या मतलब, फिर सोसाइटी चेंज हो रही है, छोड़ो क्यों अमेंडमेंट करना। दैट इज नेवर द पर्पस। द पर्पस इज ऑलवेज टू मेक, जब भी लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं उनका पर्पस होता है टू मेक द लॉज permanently till it suits the societal pattern। जहां सोसाइटी का पैटर्न चेंज हुआ और ये अनसूटेबल लगने लगे, हम अमेंडमेंट कर देंगे। यही होता है। ये रूल एग्जैक्टली उसी चीज को एग्जिबिट कर रहा है, बेटर इफेक्ट देन पेरिश। इसका मतलब होता है बेटर इफेक्ट और ऑपरेट देन पेरिश। मतलब अगर कोई भी प्रोविजन है जिसके 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं, उसमें से हम कभी वो इंटरप्रिटेशन चूज नहीं कर सकते हैं विच मेक्स द लॉ, विच मेक्स द प्रोविजन एज
फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। मतलब आप कभी भी वो इंटरप्रिटेशन, जस्ट बिकॉज किसी भी प्रोविजन के वर्ड्स एम्बिगुअस है, हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये प्रोविजन इनऑपरेटिव होना चाहिए, ये प्रोविजन यूजलेस है, दैट कैन नॉट बी सेड। किसी भी प्रोविजन को यूजलेस, वॉइड, नलिटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन, जब कोई और इफेक्टिव पॉसिबल इंटरप्रिटेशन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अदरवाइज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन। इफ द कोर्ट्स, जैसे इन केसेस में इन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, तुरंत नहीं कर सकते, पहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू अप्लाई एवरी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, पहले सारे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशंस को आपको अप्लाई करना है। अगर थोड़ी सी भी, थोड़ा भी स्कोप है, इफ देयर आर लिटिल चांस ऑल्सो कि बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल किए, बिना नल डिक्लेयर किए, बिना फ्यूटाइल डिक्लेयर किए हम इसको इफेक्ट दे सकते हैं, तो इफेक्ट दिया जाएगा। बट बाय चांस सिचुएशन ऐसी है जैसे नवतेज सिंह जोहर वाली, वहां पे कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के अलावा, जोसेफ श्राइन में कोई और ऑप्शन ही नहीं था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के अलावा। व्हाई? बिकॉज इट वाज अगेंस्ट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोई चीज अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना ही पड़ेगा, वो तो आर्टिकल 13 में ही बोला गया है। अगर उसके अलावा कोई भी स्कोप है, तो दिस रूल सेज दैट द courts must always opt for the interpretation which gives effect to the provision rather than the interpretation which reduces the provision to a nullity. आपको हमेशा वो इंटरप्रिटेशन चूज करना है जिससे आप लॉ को, प्रोविजन को इफेक्ट दे पाओ। कैसे इसको अप्लाई करना है वो सोचोगे। एट द फर्स्ट प्लेस आप ये नहीं सोच सकते हो वर्ड्स क्लियर नहीं है, नलिटी, वर्ड्स क्लियर नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वर्ड्स क्लियर नहीं है, फ्यूटाइल, दैट शुड नेवर बी द अप्रोच। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली हमें इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? टू एसर्टेन द ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेचर की इंटेंशन कभी ये नहीं होती है लॉ बनाते समय कि आज तो हम लॉ बना रहे हैं, कल को आप इसको वॉइड डिक्लेयर कर देना, आज हम लॉ बना रहे हैं, कल को आप इसको नलिटी डिक्लेयर कर देना। Laws or provisions are declared to be unconstitutional only when they are against the fundamental rights and not otherwise. और वो भी उनको expressly declare किया जाता है, they can never be interpreted at the first place कि ये तो futile है। This rule says that better operate than perish. जितना ज्यादा हो सकता है कोर्ट्स को पुश करना चाहिए towards making a provision operative and not making a provision futile. किसी भी प्रोविजन को यूजलेस बोलना, किसी भी प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना, किसी भी प्रोविजन को इनऑपरेटिव बोलना इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। जब कुछ नहीं हो पा रहा है, हर पॉसिबल कोशिश करके देख ली, बट लेजिस्लेचर के इंटेंशन के अकॉर्डिंग कोई पॉसिबल इंटरप्रिटेशन नहीं बैठ पा रहा है, तब जाके आप उसको इनऑपरेटिव, नल, नलिटी, फ्यूटाइल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो। अदरवाइज नॉट। स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट गो एंड डिक्लेयर कि अच्छा इसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, ये इनऑपरेटिव है। दैट कैन नॉट बी डन। सेडिशन के साथ भी तो वही हुआ। सेडिशन कहां दिया गया था? आईपीसी के 124 कैपिटल ए में दिया गया था सेडिशन, द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। अब अभी तक उस पर कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बट क्या उसको कभी भी इनऑपरेटिव कहा गया था क्या? नो। आप लोग आईपीसी आप लोगों ने पढ़ा है? नो। केदारनाथ सिंह जजमेंट के बारे में पता है? देयर वाज अ जजमेंट नोन एज केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बोला गया सेडिशन इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। हर एक पर्सन का क्रिटिसाइज करने का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। सेडिशन उसके अकॉर्डिंग है, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन फिर वोम्बटकेरे जजमेंट आया, द मेन जजमेंट, जहां से ये सारी, आपको क्या लगता है ये बीएनएसएस और ये बीएसए कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने बात उठाई? सेडिशन की वजह से ही तो हुआ।
इट स्टार्टेड विद द सेडिशन कंट्रोवर्सी. सेडिशन पे जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तब से ये हुआ, क्योंकि सेडिशन को बोला गया इट इज अ कॉलोनियल लॉ. ये तब अप्लाई किया जाता था और इसके अंडर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल किया गया था, इम्प्रिजन किया गया था. और हम आज भी उसी रूल को अपने क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ के अंदर फॉलो कर रहे हैं. समझ आ रहा है? ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वोम्बटकेरे जजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से ये बोला गया अगर सेडिशन कॉलोनियल है तो पूरा का पूरा आईपीसी कॉलोनियल है, फिर तो पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट कॉलोनियल है. यस और नो? 1860 में बना, 1872 में बना, पूरा के पूरे लॉज ही कॉलोनियल है. एंड ऑफ कोर्स जब आप आईपीसी और एविडेंस को चेंज करोगे तो आपको सीआरपीसी को भी चेंज ही करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें आने लग गई कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी नहीं है, ये भी नहीं है. वरना स्टार्ट कहां से हुआ था? दैट दीज आर कॉलोनियल लॉज, दे वर अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी. नाउ दे हैव बिकम ऑब्सोलीट. अब इनकी कोई जगह नहीं है. यस और नो? इतने टाइम से हमने उसको कुछ नहीं बोला, बट उसके बाद व्हाट वाज हेल्ड, सेडिशन पे जितने भी केसेस थे उस पे क्या कर दिया गया था? जब तक नए लॉज आए तब तक सेडिशन के अंडर 124 कैपिटल ए के अंडर जितने भी मैटर्स थे उन सब पे स्टे कर दिया गया था. यस और नो? और सेडिशन लॉ को रिव्यू करने के लिए बोला गया था. सेडिशन लॉ को रिव्यू करने के चक्कर में हमारे पास आ गए 3 नए लॉज. आ गए या नहीं आ गए? आ गए ना, क्योंकि सब कॉलोनियल था. एंड ऑफ कोर्स आने भी चाहिए थे. बट अगेन कभी भी हमेशा एक बार में कि आज से अभी सेडिशन की तो ये तो नए लॉज अब आए हैं, सेडिशन की कंट्रोवर्सी भी 2021 से स्टार्ट हुई. दैट डज नॉट मीन कि उसके पहले तक कभी कंट्रोवर्सी हुई नहीं. जैसे केदारनाथ सिंह जजमेंट, वो 90s का जजमेंट है जहां पे अगेन सेडिशन पे कंट्रोवर्सी रेज हुई थी, बट वहां पे भी बोल दिया गया कि नहीं नहीं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है तो हम इसको इनऑपरेटिव नहीं कर सकते. जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कोर्ट्स को, द कोर्ट्स हैव टू टेक द मेजर्स to give effect to the law, to give effect to the provision and not to make it futile. But it is only when there is no other option left कि इसमें possible कोई interpretation हो ही नहीं सकता है, ये तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, तभी आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलोगे. So that is basically ut res majoris valeat quam period. That means better operate than perish. पेरिश मत करवाओ, जितना ज्यादा हो सके ऑपरेट करवाओ, बिकॉज इंटरप्रिटेशन का क्लियर मीनिंग होता है टू नो द लेजिस्लेटिव इंटेंट. लेजिस्लेचर की इंटेंशन कभी भी ये नहीं होती है कि हम जो लॉज बना रहे हैं उनमें से 80% पेरिश हो जाए, उनमें से 80% फ्यूटाइल है. नेवर एवर. कोई भी लॉ बनाया जाता है, आपको पता है लॉ कैसे बनता है? क्या ऐसे ही बन जाता है आज बैठे कल लॉ बन गया? नो, इट हैज टू अंडरगो. हाँ, तो देयर आर हाउ मेनी रीडिंग्स आर देयर? कोई भी लॉ, मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं, लेजिस्लेचर की इंटेंशन कभी भी लॉ एकदम से पेरिश करवाने की नहीं होती है कि हम लॉ बना रहे हैं, कल को ये जो हम लॉ बना रहे हैं 80% फ्यूटाइल है, कर देगा जिसको करना होगा. नेवर एवर. लॉज जो बनते हैं दे आर मेड वेरी रिगरसली बिकॉज ईच एंड एवरी बिल इज पास्ड एंड देयर आर 3 consecutive readings of a law, of a bill. Yes or no? फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है एंड द थर्ड रीडिंग होती है. फर्स्ट रीडिंग जो ओवरऑल रीडिंग होती है जहां आप उसका पर्पस देखते हो लॉ का. सेकंड रीडिंग में जो भी बिल होता है उसकी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है. और थर्ड रीडिंग, थर्ड स्टेज जो होती है दैट इज बेसिकली द स्टेज ऑफ पैसेज. जब बिल पास होता है तो वो पैसेज की बिल होती है, स्टेज होती है. सो इतने रिगरसली, इतने सारे स्टेजेस में, इतने सारे डिस्कशंस, डिबेट्स करके अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है, डू यू थिंक the legislature is going to make a futile law? Never. So जब legislature की वो intention नहीं है तो courts की भी नहीं हो सकती है, because courts का काम है as it is intention को interpret करना, and according to that this rule should be followed. That means better operate than perish. समझ आ रहा है? ये क्लियर है? लिख लेते हैं इसको भी. हेडिंग लिखिए, ये हेडिंग लिख लो. Please write
This maxim means इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे better operate कॉमा देन पेरिश, THAN, देन वाला, कंपेयर वाला जो होता है THAN, दिस इज बेटर दैन दिस, तो वो दैन वाला दैन है, देन पेरिश। पेरिशेबल गुड्स बोला जाता है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स आर पेरिशेबल, वो परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, वो टेम्पररी नेचर के होते हैं, कुछ टाइम के बाद अपने आप खराब हो जाते हैं। क्या लेजिस्लेचर की ऐसी इंटेंशन होती है कि हम जो लॉ बना रहे हैं वो पेरिशेबल नेचर का होगा, कुछ टाइम के बाद अपने आप खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तब कोई ना कोई उनको फ्यूटाइल डिक्लेयर कर देगा? नेवर एवर। समझ आ रहा है? क्लियर है? बेटर ऑपरेट देन पेरिश, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, और it means to give effect to the operation of the law, to give effect to the operation of the law and not to make it futile, and not to make it futile. The courts are strictly against the construction which reduces the law to futility. In the case of स्पेलिंग देख के लिख लेना आप इसको, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो कर लेना क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। रिटन नो, it was held that a statute must be so interpreted, a statute must be so interpreted as to make it effective and operative and not null or inoperative. Next para. The importance of this rule can be seen in the fact that there is no law
there is no law which is intended by the legislature to be futile. As per Lord Denning, as per Lord Denning, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, one must always attempt to give sense to the law and if there are several meanings, then to choose the one which makes it operative, and reject the one which makes it null. This rule was also upheld in Avtar Singh versus State of Punjab, Avtar Singh versus State of Punjab. It was also applied in the very famous इंदिरा सोनी जजमेंट. इंदिरा सोनी केस पता है? ये तो पता होगा. Indira Sawhney case. This is Indira Sawhney versus Union of India 1999. All right. Indira Sawhney किस पे था ये? Reservations. Correct. Reservations पे आप इसको पढ़ते हो जब आप Article 16 पढ़ते हो of the Indian Constitution. All right. Was also applied in the very famous Indira Sawhney judgment, wherein a state legislation was struck down as it was in violation of Part 3. Part 3 is fundamental rights. All right. Clear है ये? So this is the rule that better make it operative than perish. उसको जितना हो सके operative बनाओ, because that is the legislative intent. All right. दो या दो से ज्यादा possible interpretation है. Judiciously
the courts must choose the one which results into giving effect to the law and reject all those interpretations which make the law futile, useless, null, inoperative. समझ आ रहा है? हम हर चीज में जितने भी अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं, हर रूल में हम अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव इंटेंट ही तो देख रहे हैं. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कभी भी लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं हो सकती है दो कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स बनाने की, तो चलो हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करते हैं. सेम यहां पे भी कभी भी लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं हो सकती है टू इनैक्ट अ फ्यूटाइल लॉ, टू इनैक्ट अ टेम्पररी लॉ, टू इनैक्ट अ लॉ विच इज एक्चुअली इनऑपरेटिव. तो उस पर इतने रिगरस प्रोसीजर नहीं किया जाता है. बिफोर इनैक्टिंग अ लॉ देयर इज अ रिगरस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर विच इज डन. So that is never with the intention to make a futile law. जब उनकी इंटेंशन नहीं है तो हम भी उसको फ्यूटाइल नहीं कर सकते हैं. Only in the rarest cases जहां पे there is no other scope, it is basically against fundamental rights, then we can make it futile or unconstitutional. Clear है ये?